सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, बोल न्यूज़ के प्रोग्राम गपशप में मैं हूं आपके साथ उज़मा एजाज खान। अगर नाज़रीन किरदारों के हवाले से बात की जाए तो ड्रामों के नाम बहुत सामने आते हैं और जो ड्रामा सुपर डुपर हिट होता है उनके किरदार भी उसी तरह से सुपर डुपर हिट हो जाते हैं। हम उस दौर की बात करें जिस वक्त गलियां सुनसान हो जाती थी, गलियां तारीख हो जाती थी, रोड सुनसान हो जाते थे और लोग टीवी के आगे जम के बैठ जाते थे और देखते थे कि अब कौन सा ड्रामा आ रहा है, उस ड्रामे का हीरो कौन है। ये वो ज़माना था जब किरदारों ने जो किरदार अदा किए वो आज तक उसी किरदारों और उसी नाम से पहचाने जाते हैं। अगर मैं बात करूं वारिस के पुत्र नियाज़ अली से तो शायद वो लोगों को ना भूला हो, चाहे वो वारिस का पुत्र नियाज़ अली हो या फिर दहलीज ड्रामे का सरदार जहांगीर। बिल्कुल नाज़रीन, आप पहचान गए होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं औरंगज़ेब लगारी साहब, द वन एंड ओनली सीनियर आर्टिस्ट हैं और उम्दा और पाए के अदाकार हैं। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। सबसे पहले तो आपकी खिदमत में एक छोटा सा एक हकीर सा तोहफा हमारी तरफ से। मुझे तो डर लग रहा था बड़ा, मैंने कहा वारिस का पुत्र नियाज़ अली और सरदार जहांगीर बड़ा सख्त आदमी है। अब हकीकत में देखते हैं कितना मासूम और सादा है। प्लीज़ हैव अ सीट सर। जी सर, कैसी चल रही है और कैसी गुजर रही है? हम जब बात करते हैं और जब लोगों को बताया जाता है वारिस के हवाले से, वारिस एक ऐसा ड्रामा था, वारिस के हवाले से जब भी बात की जाती है तो पुत्र नियाज़ अली का सरापा सामने आ जाता है जो कि बड़ा एक सख्त, बड़ा जागीरदार, और उसके बाद फ़ौरन ही दहलीज का घबरू और मगरूर जागीरदार शहज़ादा, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, मगरूर शहज़ादा। तो ये मगरूर शहज़ादा और ये अक्खड़ नौजवान जो है, जो जागीरदार है, ये असल ज़िंदगी में कितना मासूम और सादा? जितना आप सोच सकते हैं उतना तो हूँ। कितने, किस पैराए में? क्या हमने तो आपको हमेशा एक बड़ा गुस्सीला नौजवान और एक जो आपके कैरेक्टर्स देखे हैं वो बहुत ही कोई सख्त किस्म के। मुझे तो डर लग रहा था अभी आपके पास आने में, मैंने कहा पता नहीं कितनी सख्ती की बात करेंगे। वो तो एक्टिंग होती है ना, तो झूठ शायद अच्छा बोल लेता हूँ। अच्छा। ऐसे आपको लगता है। तो एक्टिंग पे इतनी पावरफुल एक्टिंग है आपकी। अभी मैं इंट्रो में बात कर रही थी कि एक ज़माना था जिस वक्त जब ड्रामे आते थे तो सड़कें, रोड सुनसान हुआ करते थे और लोग जो वो बस टीवी के आगे बैठ जाते थे कि अब क्या आने वाला है और कौन सी किस्त आने वाली है और कौन सा कैरेक्टर क्या काम करने वाला है। उसके बाद अखबारों में लाइनें लग जाती थी उस कैरेक्टर के बारे में, उस ड्रामे के बारे में। उस पर तो हम आएंगे ही, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगी कि अगर माही सिमी कौन थी? माही सिमी, ओ क्या याद दिलाया आपने। लड़की थी कोई? लड़की का नाम था मगर एक ड्रामे में था। सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर में जब हम एक ड्रामा कर रहे थे, 8वीं जमात में मैं पढ़ता था, तो उस वक्त एक ये माही सिमी ड्रामा हुआ था। उसकी हीरोइन जो अक्सर मैं कहता हूँ तो कहते हैं क्या तो मेरा नाम अक्सर ले लेते हो तो उन्हें अब शर्म आती। डॉक्टर अमजद परवेज़ है ना, बहुत अच्छा गाते भी हैं। जी जी। हाँ माशाल्लाह, बड़े ऊंचे मनसब पर थे निपा में, तो वो हमारी हीरोइन थे उस ड्रामे की। अच्छा। इसलिए वो मुझे याद है। सेंट्रल मॉडल स्कूल से ये सफ़र एक्टिंग का शुरू हुआ था 8वीं जमात में। चले माही सिमी से गुजर करते हैं फ़न कदा की तरफ। हाँ, दैट इज़ गवर्नमेंट कॉलेज तो बाद में आया। ये कैडेट कॉलेज पिटारो की बात है, यहाँ जामशोरों के पास है, दादू डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ आपके जरदारी साहब भी वहाँ थे, लियाकत जुतोई भी था। तो आपसे तो फिर डरना चाहिए। मुझे तो लगारी का, जब मैं ये जो आपका सर नेम है ये सोचती, मेरे बहुत सारे नाम हैं जो मेरे जहन में आ जाते हैं। मैंने उनके इंटरव्यूज़ भी किए हैं। अवैस लगारी साहब हो गए, साथ ही फारूक लगारी, मेरे बड़े बहुत मोहतरम और बहुत अच्छे पुराने सियासतदान। उनसे आपका कोई है रिलेशन? वही ट्राइब है हमारा। फारूक लगारी और मेरी दादी सगी बहनें थी। कज़न ही हुए ना फिर? तो कज़न हुए, बिल्कुल। उनका बेटा है, उन्हीं का बेटा है अवैस। जी जी जी। जमाल इस वक्त हमारा फैमिली चीफ है, अवैस लगारी। तो ट्राइबल लोग हैं हम, बड़े सीधे साधे। तो फ़न कदा की आप बात कर रहे हैं? हाँ, फ़न कदा कैडेट कॉलेज पिटारो में वो एक फ़न की सोसाइटी, एक हमारे टीचर थे सरफराज सिद्दीकी,
उन्हें भी कुछ शगफ था एक्टिंग से, तो उन्होंने एक वैरायटी प्रोग्राम तश्कील दिया, फनकदा सोसाइटी हमने बनाई जिसमें बहुत एक्टिवली मैंने काम किया। ड्रामेटिक सोसाइटी थी। ड्रामेटिक सोसाइटी, तो उसमें अवार्ड भी लिया बेस्ट एक्टर का। अरे वाह। शौक 8वीं से फिर इस तरह FSC वहाँ से किया तो गवर्नमेंट कॉलेज आ गए, वहाँ आपको बताया वहाँ पे भी ड्रामा किया। एक सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब ने एडाप्टेशन की थी मिडसमर नाइट्स ड्रीम शेक्सपियर के प्ले की, सावन रैन द सुफना। गवर्नमेंट कॉलेज में काम किया, कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोगों से वहाँ पे मुलाकात हुई थी? कोई ऐसे लोग थे जो पुराने और फिर वो आपकी कलीग भी रहे हो जब आपने एक्टिंग शुरू की, तो कुछ लोग थे ऐसे जो उस ज़माने में आपके साथ थे और अभी तक हो मौजूद आपके राब्ते उनसे? हाँ, कई आर्टिस्ट भी हैं, जैसे खालिद अब्बास डार हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेज से थे। ये अमजद इस्लाम, अमजद हमारे वहाँ से MA कॉलेज में खैर ये पढ़ाते थे। तो बहुत लोग हैं जो कॉलेज से फिर इस तरह से आए, कैरेट कॉलेज से कई जनरल्स हुए हैं। जरदारी साहब आपके कलीग थे, जूनियर थे या सीनियर थे? बहुत जूनियर था मुझसे। अच्छा। हाँ, बल्कि हमारी कोई वाकफियत भी ऐसा नहीं थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जूनियर थे वो। लियाकत जोतोई भी थे साथ। सही। वो मेरे साथ ही थे। सही। तो यहाँ इतनी आपके साथ, आपके लगारी साहब, ये फारूक लगारी साहब के साथ आपके फैमिली, आपके ट्राइब के वो सरदार रहे हैं और उनके बेटे भी, तो आपने कभी नहीं सोचा सियासत में आने के लिए? नहीं, मैंने तो तब्दीली से डर लगता? मेरा ख्याल है वो नहीं, तब्दीली से बिल्कुल। तब्दीली कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। कैसी है? अच्छी है। लोगों को समझ आ जाए तो सब कहेंगे अच्छी है। समझाएं? कैसे समझाएं, बेचारी कौम है एक तरफ लगी हुई है, देखते नहीं हैं आप टीवी पे रो चा अभी जो किसी तरह कहते हैं उतर जाए इमरान खान बस। लेकिन एक आम आदमी से बात करते हैं तो उसको लगता है कि वो हर्ट हुआ है, वो इसलिए हर्ट हुआ है, वो कहता है कि जी महंगाई बढ़ गई, मसाइल आ गए। आपका इस पर रद्द-ए-अमल क्या है? झूठ के आदी हैं ना लोग, झूठ इतना ज़्यादा बोलते रहे हैं कि सब आदी हो गए उसके। मुझे ये कहीं पता लगा था, सर जी क़ता कलामी की माफ़ी, कि आप भी PTI का कोई हिस्सा बनने जा रहे थे या आपको भी ऑफर किया था? मैं फाउंडर मेंबर हूँ PTI का और आई एम प्राउड ऑफ इट। इमरान खान साहब से उस वक्त से वाबस्ता हूँ जब वो बिल्कुल इस सियासत में नहीं आए थे। ठीक है, चलिए सियासत के हवाले से तो हम आएंगे इसी टॉपिक के ऊपर, इसी मौजू के ऊपर। मगर थोड़ी सी बात करें, वही घूम के जाएं गवर्नमेंट कॉलेज से फिर अलहमरा थिएटर, फिर वहाँ से PTV का सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। आई हैव नो रिग्रेट्स माशाल्लाह। बहुत अल्लाह ने ऐसा मतलब जो मेहनत की, कोशिश की, परसेवरेंस थी, जुनून था, वो पूरा हुआ। अच्छा लगता है। पहला ड्रामा जो टेलीविज़न के लिए किया वो कौन सा था, फिर उनकी क्या सीरियल रही? और पुत्र न्याज़, हाँ, ये वो वारिस का कैरेक्टर, ये वो ज़माना है जब अलिफ नून और खुदा के वो जो टारी थले और वो जो लाहौर से दामे होते थे। ब्रेक थ्रू आपको मिला पुत्र न्याज़ से? नो, तो बहुत देर की बात है। ये वारिस जो है दैट इज 20 years later, 12-20 साल बाद का किस्सा है। 20 साल पहले से आप? हाँ, वो तो हम कर रहे थे। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो जनरेशन है उसको वो सारी चीज़ें नहीं पता है, वो ड्रामे नहीं देखे उन्होंने, जो कि चाहते हैं देखना। यूट्यूब का भला हो कि आप देख लेते हैं। शुक्र है कि कुछ आपको रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, कुछ चीज़ें। हमें क्या, बच्चों को शायद मिल जाते हैं देखने को। बिल्कुल। हम तो फिर उस आपने कुछ फिल्म भी की है ना? फिल्म्स नहीं, फिल्म की डायरेक्शन भी की है? डायरेक्शन एक फिल्म मैंने बनाई थी टीवी के लिए और बाकी मैं असिस्ट करता रहा हूँ फिल्मों को। फरीद अहमद एक डायरेक्टर थे, लगरी की रहमत करे। हाफिज़ साहब बहुत बड़े डायरेक्टर गुजरे हैं, तौबा, अंदलीब वगैरह जो इन्होंने बनाई फरीद अहमद ने, और वो सलमान साहब, उन्होंने उन सबको असिस्ट करता ये जो जावेद फाजिल लगरी की रहमत करे, ये मेरे कंटेम्प्रेरी हैं, हमने साथ तो ये वारिस से पहले भी आपने फिल्म्स खुद भी एक्ट भी किया है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा कुछ फिल्म्स की क्योंकि मैं असिस्टेंट था, सब जानते थे, तो कभी छोटे मोटे रोल्स के लिए एक फिल्म की थी काले बादल, उसमें एज ए लीड किया था जी। दुर्दाना रहमान मेरी हीरोइन थी। अच्छा। तो वो इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हुई, ट्राई नहीं किया दोबारा? हीरो तो माशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप उस वक्त बहुत ज़बरदस्त, आप भी माशाल्लाह, आपकी पर्सनालिटी बड़ी अट्रैक्टिव है, तो उस वक्त वो टीवी में बस रहा काम ज़्यादा। वैसे 30-40 फिल्में तो की, वो दोस्ती के हवाले से किसी ने बुला लिया। आवाम भी जानना चाहते हैं, लोग भी जानना चाहते हैं लगारी साहब को, औरंगज़ेब लगारी, जो कि वारिस के हीरो पुत्र न्याज़ अली थे, लेकिन आज की जनरेशन ने नहीं देखा। आवाम का सवाल आवाम की नज़र में क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। औरंगज़ेब लगारी साहब
मैं आपसे मुखातिब हूँ आज इस प्रोग्राम में, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वक्त के बड़े अच्छे एक्टर थे, बड़ी अच्छी हमने आपकी अदाकारी के जौहर देखे हैं उस वक्त में। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मुझे पुत्र नियाज़ अली ड्रामा वारिस में उनका रोल बहुत अच्छा लगता था, तो अगर आप उनकी थोड़ी सी एक्टिंग कर दें हमारी इस फरमाइश पे आज, तो मुझे बड़ी खुशी होगी ना। अक्सर डायलॉग्स चौधरी हशमत के साथ होते थे, जो दादा थे हमारे उसमें। तो मैं एक शरीफ सा उनका पोता था, तो अक्सर वो उससे मैं जाबिराना किस्म की, आपको याद होगा, एक्टिंग करते थे। तो एक दफ़ा मैं उनसे कहता हूँ कि मियाँ जी, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो च्यों च्यों की तरह हमारे पाँव तले कुचली जाती हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी चाल नहीं बदलते। औरंगज़ेब साहब, अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते? किस फील्ड में आप जाना चाहते? आपका क्या ख्याल है, मुझे क्या होना चाहिए था? मैं सोचूं, मेरा ख्याल है मैं एक्टर ना होता, एक्टर ही होता भाई तो भी एक्टर ही होता। जितनी समझ उस वक्त थी वो तो बस एक्टिंग तक ही थी। 8वीं जमात से तो शुरू किया, कुछ आता ही नहीं था, कुछ शौक ही नहीं था, तो यही करता रहा। इतना अरसे आप टीवी से दूर रहे, हमारी नई नस्ल सीनियर आर्टिस्ट को नहीं जानती, तो अब आप ड्रामा में काम क्यों नहीं करते? नई पीढ़ी सीनियर्स को देखती कहाँ है, जो हमारे वो ड्रामे देखते हैं, वो वाले ज़र्क बर्क लिबासों वाले, वो फैशन शोज़ वाले, वो हमारे ड्रामे देखते ही कहाँ हैं। और ड्रामे आजकल जितनी क्वालिटी डिटेरिएट हो गई थी, तो इसलिए वैसे ही ध्यान हट गया था ड्रामों से। चैनल्स इतने ज़्यादा आ गए हैं कि आप लोगों को देखने का वक्त नहीं मिलता। लेकिन पिछले 50 साल में, 55 साल में कोई ऐसा साल नहीं है जब मेरे ड्रामे चलते ना रहे हों। इस वक्त भी मेरे 2 सीरियल चल रहे हैं, आप कहेंगे हैं 2 सीरियल चल रहे हैं, हमने तो नहीं देखे। तो उस वक्त तो एक सीरियल वारिस चलता था, सारा पाकिस्तान देखता था, एक ही होता था, सब इंतज़ार करते थे। अब 2 सीरियल चल रहे हैं, आप कहेंगे कौन से चल रहे हैं? भाई PTV पे बेपरवाहियाँ चल रहा है, इस वक्त ATV पर वो कनीज़ चल रहा है, और भी कोई कह रहा था कोई प्ले चल रहा है, तो हम खुद भी नहीं देख पाते हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने जो भी नेमतें नवाजी हैं ना, जैसे इज़्ज़त है, शोहरत है, दौलत है, ये सारी काम जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें अल्लाह ताला नेमतें देता है, वो अकेली नहीं देता है, वो उसके साथ कुछ लानत भी साथ होती है। जैसे आपको अगर शोहरत मिलती है ना, तो उसमें आपको तकब्बुर भी आ जाता है। सर, ये तो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना चीज़ों के, हाँ, फूलों के मगर साथ वो कांटे भी होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स को डिवोर्स करेंगे तो आप असल नेमत को एंजॉय कर सकेंगे। बिल्कुल अगर आप उसको हटा नहीं सकते हैं तो फिर आपको चले आपकी असल नेमतों की तरफ से अल्लाह ताला की दी हुई एक और नेमत, जिनका नाम है मोहब्बतें। नाज़रीन, सेगमेंट हमारा उफ ये मोहब्बतें में देखते हैं किस पैराए में हैं लगारी साहब। मोहब्बतों की बात होती है तो सबसे पहले तो आप मुझे गाने जहन में आते हैं, प्यार के लिए प्यार भरे गाने आते हैं, दिल से निकलते हैं, तो अपनी मोहब्बतों को ज़रा गा के तो बताएं। ये क्या बात हुई? मैं गाना कहाँ, मैं कहाँ? ये आप हर इंसान गुलकार होता है, पैदाइशी उसके अंदर कहीं ना कहीं, और जिस वक्त उसे मोहब्बत होती है तो हर एक को गाना आ जाता है। गाना तो आता है, वो मोहब्बत हुई होगी आपको गाने वाली, मुझे तो नहीं होती। फिर भी गा के सुनाएंगे तो हमें पता लगेगा। हमसे तो मोहब्बत का इजहार नहीं किया जाता। चले, अब तो बड़ा जो है वो टेक्नोलॉजी अभी तो बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब तो गानों के इजहार नहीं, अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं टच में रहने के लिए, मोहब्बतों के इजहार के लिए। पहले तो कोई गाने शान नहीं होते थे ना जो अपनी मोहब्बत का इजहार किया जा रहा होता, तो मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत का कोई पैराया नहीं है ना। हम तो मोहब्बत का इजहार कहाँ पर होते थे करते हुए, तो चले आपको मौका मिले, अब मौका मिले तो चले गा के बताएं। क्या गा के बताऊँ? क्या मोहब्बत का इजहार गा के? तो आप सवाल करें ना गा के, तो फिर मैं गा के कोशिश करूँ। मेरा काम, मैं होस्ट हूँ, मैं अपने मेहमान को इज्जत मैं भी मेहमान हूँ, मेहमानों की इज्जत होती है, होस्ट की होती है। अच्छा सही। हाँ, तो आप गा के सवाल हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल चीज़ है। हाँ, मुश्किल तो है, मेरे लिए अजाब है। आप मुश्किल से गुजर जाइए। मैं आपको चलो क्यों देती हूँ, आप उसको अपनी मोहब्बत बताएं। मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब नमा, वो ना रहे जिनके लिए हम थे बेकरार, अब किसका इंतज़ार जी, कैसा इंतज़ार, वो ना रहे।
ठीक है जवाब। वाह वाह वाह, दिल से लग रहा है हिट करके आई है पूरी। हाँ, देख ले। चले, निगाहें मिलाकर बदल जाने वाले, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। ये दुनिया बड़ी संग दिल है, जहाँ पर किसी को किसी से मोहब्बत नहीं। ये क्या बात है, मेरे सवाल का मेरे ही आपने जवाब नहीं। हाँ, मुझे याद आ गया ना कि मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तो मोहब्बत क्या होती है। ऐसे सही कहा है ना गालिब ने कि खलल है दिमाग का। खलल है, ये तो वो हाँ। ये वो सारी चीजें जो आपको कोई बेस्ट बडी हो, किसी को छोड़ के चला गया, आपकी बड़ी निभती हो। नहीं उस्मा जानी, पता है क्या है, ऐसी गलत बातें होती हैं इतनी मशहूर हो जाती हैं कि सच्ची लगने लग जाती हैं लोगों को। झूठ भी सच लगने लगता है। मोहब्बत के बारे में बड़ा सुनते थे, एक ही दफ़ा होती है मोहब्बत, तो होती है मोहब्बत, वाकई बार बार हराम है एक दफ़ा। हमने कितनी दफ़ा की, हर दफ़ा इतनी शिद्दत और हिद्दत से होती, तौबा करो। और हाँ बिल्कुल, कहते जवानी की उम्र ऐसी है, हराम है जवानी की उम्र हो। अच्छा, बिल्कुल, मोहब्बत का कोई वक्त ही नहीं होता। सही। और ये हर वक्त हो सकती है, किसी वक्त हो सकती है। चले, आपकी एक और मोहब्बत मैंने ढूंढी है। पकड़ा गया, गेस कर, पकड़ा गया। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है। भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना। तंग आ चुके हैं मोहब्बतों से। क्या है सर, अब क्या बोलूं मैं लगाई साहब। तंग नहीं आया, तलाश में हूँ। अभी भी तलाश में? हाँ, तो एक गई दूसरी आई आना चाहिए। अच्छा, मतलब एक गई दूसरी आई, मतलब हाँ, भाभी के बाद दूसरी भाभी भी आई? यो हाँ, दूसरी भी आई थी ऐसे। ये आपने ये क्या कहानी है? हाँ, तो इसीलिए तो क्या था, भूली याद हो मुझे इतना ना सताओ। अच्छा, ये क्या कहानी है? 12 साल मैंने शादी रखी। हाँ, बड़ी गर्लफ्रेंड और बीवी में जो लोग कहते हैं ना फ़र्क होता है। अच्छा। तो वो फॉर रीजंस शादी की। अब रीजंस क्या हैं वो एक बड़ी डिबेट है। तो 12 शादी तो हो गई। मर्द रीजंस ही क्यों बना देते हैं हर बात? नहीं, मर्द नहीं बनाते, हालात बनाते हैं, और रीजंस कुछ होते हैं, वरना हंसता बसता घर कौन उजाड़ना चाहता है। तो आपको वो आपकी जो फर्स्ट वाइफ है, जी वो है, उनको एतराज़ नहीं था? नहीं, उन्होंने तो कोई एतराज़ नहीं किया, बल्कि उन्हें मेरा ख्याल है कहा था कि कुछ तंग हो तो शादी कर लो। अच्छा। तो बाद में जब कर ली तो उन्हें एतराज़ था कि मैं तो ऐसे ही कहा था। लेकिन ये था कि कर ली। बहरहाल वो एक हादसा कह लें, वक्त तो ऐसा था कि मजबूरन कुछ करनी ही पड़ गई। तो जो गर्लफ्रेंड थी वो बीवी बनते ही एहसास हुआ कि बहुत सख्त गलती की है और ये शादी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। बिल्कुल, पहली सुहाग रात से ही लड़ाई शुरू हुई और वो होती चली गई, और 12 साल वो लड़ाई और कभी तो आपके, मगर उस औरत में ये खूबी थी कि वो कहती थी तलाक तो नहीं लूँगी। अब तलाक नहीं लूँगी मैं, मुझ में इतनी ज़रूरत नहीं थी कि मैं कहता तलाक। तो वो चलता रहा काम। 2 बच्चे हो गए, 2 बच्चे मैंने हाफिज़ कुरान किए। फिर वो 6ठी 7वीं में थे, हाफिज़ कुरान थे, तो मैं दुबई चला गया। दुबई गया तो मैंने वहाँ पे कहा बिज़नेस शुरू करूँ। बिज़नेस किया कि वहीं सेटल होऊंगा। बच्चे हाफिज़ कुरान 2 हैं, उन्हें भी यहाँ बुला लूँगा। उनका इमिग्रेशन वगैरह कराया, तो मैंने कहा यहाँ आ जाओ, तो उनको पढ़ेंगे वहाँ, अरबी भी आ जाएगी, तो मुस्लिम स्कॉलर्स बन जाएंगे। ये ख्याल था मेरा। तो मुस्लिम स्कॉलर्स बनाते बनाते इस ख्याल में, ख्वाब में था कि एक दिन मुझे इत्तला आई बीवी की, ये सेकंड वाइफ की, कि मैं दोनों बच्चों को पाकिस्तान से लेके चली गई हूँ इंग्लैंड और मैं वापस नहीं आऊँगी। तो शी जस्ट डिजर्टेड मी एंड शी प्रूव टू बी अ नॉनसेंस गर्ल, लाइक शी लेफ्ट। और चलें, उसका तो अपना होगा कुछ अंदाज़ फ़िक्र कि उसने अच्छा समझा होगा, चली गई। आपने रोका? लेकिन अफसोसनाक पहलू उसमें यह था कि उसे तो शायद खावंद भी मिल जाएगा, उसने सोचा होगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चों को बाप नहीं मिलेगा। तो उसको दोनों बच्चों को डिप्राइव करके सिंगल जो है वो पेरेंट लाइफ उनकी गुजरवा दी। और वो उस औरत ने
उन पर बड़ा जुल्म किया। आपसे बेटी आपकी बेटी को मैं मिला तो उसको मिल के उसकी बातें सुन के उसकी इतनी ज़हीन, इतनी प्यारी, इतनी अच्छी लगी मुझे। मैंने कहा तेरी अम्मी कहाँ है? मुझे उससे मिला जिसने ये पैदा किया और ये परवरिश की। तो इसलिए कि वो गोद देखने को दिल करता था कि वो कौन है जिसकी ये गोद है, जिसमें ये पली है। तो परवरिश से ही तो बच्चा होता है। वो औरत को दिए, परवरिश औरत के ज़िम्मे लगा दिए। मुझे ना आपने इस वक्त बिल्कुल जज्बाती कर दिया है और मेरा जो दिल है वो माँ के हवाले से औलाद के लिए, मैं जो आपको देख रही हूँ, बच्चे आपके दूर हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हम में नहीं रहते। जैसे मेरे फादर, मेरे बचपन में डेथ हो गई थी। मेरा कभी कभी बड़ा ही उनको मैं वो करती हूँ कि चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा दे, जहाँ तुम चले गए। ब्यूटीफुल। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। अरे वाह। ये मैं अपनी बड़ी जो बीवी है उसके लिए कह रहा था। वो बहुत सख्त बीमार है पिछले 17 साल से और कनाडा में मेरे बेटे के साथ होती है वो। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ 5-6 महीने गुजारने के बाद। तो वो इतनी बीमार है कि मैं उसकी कोई खिदमत भी ना कर सका। मैं गया था कि उसे व्हील चेयर पर जाके घुमाऊँगा, पार्क में ले जाया करूँगा, उसकी अच्छी अच्छी बातें। 50 साल इसने खिदमत की है, बड़े दुख से हैं उसने मेरी वजह से। तो वो सारा मैं मदावा करूँगा, लेकिन उसकी ये हालत भी नहीं थी कि मैं उसके साथ बाहर तक दरवाजे तक जा सकूं। तो कहीं इस चीज़ की मुश्किल से चल पाती है बेचारी। लगारी साहब, कनाडा जैसे मुल्क में कोई इलाज नहीं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि वो जो दुख औरत के लिए बड़ा दुख होता है, वो उनको खा गया। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होता वो। दैट इज ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ हर ग्रीव जो कुछ उन पर गुजरी है, वो तो सही है। लेकिन ये खा जाने वाली बात नहीं है बेटा। इसको समझना चाहिए आपको भी और हम सबको भी कि ये जो दुख खाए जाते हैं ना, वो बड़ी कोताही होती है हमारी। कुरान और दीन से हमारी दूरी है। असल में वी आर नॉट ऑन दीन। हम दीन की बात करते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, वो जो कहता है उसको मानते भी हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं हैं। अब कुरान में बड़ा साफ लिखा हुआ है कि अगर मैं तुम्हें सुख दूं तो उस पर इतराओ मत, और अगर मैं दुख दूं तो उसका रंज मत करो, क्योंकि ये दोनों मेरी अता हैं। तो उसकी जो अता है ना, वो खावंद की जुल्म की शक्ल में हो, खावंद की कोताही की शक्ल में हो, खावंद की कोई भी गफलत की शक्ल में हो, तो उसको आप अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाह कहता है। और कोशिश करें कि आप दिल पे ही ले लिया तो फिर तो खावंद जीत गया ना, जिसकी कोताही हो रही है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की आपने। औरत को स्ट्रेंथन भी कर दिया और बात भी सिखा दी। नाज़रीन, मोहब्बतों में बहुत सारे मकाम आते हैं। कभी हम बहुत ऊपर चले जाते हैं, कभी हम बहुत नीचे आते हैं, लेकिन मोहब्बतों का कोई नेमुल बदल नहीं है। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जनाब, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपसे को खुशामदीद कहेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं एक अहद, एक दौर, बड़ा नाम, औरंगज़ेब लगारी साहब। जी मौजूद हैं आप हमारे साथ झटपट सेगमेंट में। बेस्ट कैरेक्टर? वक्त का जेलर। वक्त का जेलर क्या था? ये दहलीज का सरदार जहांगीर। अच्छा। बेस्ट राइटर? अमजद इस्लाम अमजद फमी, जिसने इज्जत दी, उसके हवाले से वारिस, दहलीज, वक्त उन्हीं के थे, खेल और भी बहुत उन्होंने लिखा। बेस्ट डायरेक्टर? बेस्ट डायरेक्टर आई थिंक कमर आफ्ताब, अल्लाह गरी की रहमत करे, फजल कमाल। बेस्ट आपका कलीग कौन था? कवी खान। और फीमेल एक्ट्रेस? मोहम्मद कवी खान जी। फीमेल एक्ट्रेस? रोही बानो। अच्छा। बेस्ट फ्रेंड?
बेस्ट फ्रेंड इन द फील्ड? यस, नहीं, नॉट इन द फील्ड, जो भी हो। जो भी हो तो इतनी तादाद थी। फ्रेंड्स का क्या अजीब ही जिंदगी है। बचपन के जो कुछ लोग होते हैं ना, जो पुराने दोस्त होते हैं, उनमें से कोई एक मेजर था, चला गया था वहाँ बांग्लादेश। 8वीं जमात से हम लोग छुप छुप के शूटिंग देखा करते थे स्टूडियो जाके। शौकत, मेजर शौकत बाजवा। सही। तो शौकत नवाज बाजवा, तो वो ही वाज माय वेरी नाइस। अभी है उनसे आपकी लगती है? अभी तक है, मैसेजेस आते जाते रहते हैं, कॉल पे रहते हैं। काम बिजनेस में वो गुम हो गया। बहन भाई कितने हैं आपके? मेरे 5 हम लोग भाई थे और 2 बहनें। सही। 4 भाई तो फौत हो चुके हैं, अल्लाह गरी की रहमत करे। 2 बहनें हैं। अच्छा। हाँ जी। तो कैसा है रिलेशनशिप, कैसा है बहन भाइयों का? अल्हम्दुलिल्लाह, नो कंफ्यूजन। कराची रहती है, लाहौर? नहीं, हमारा गांव से ताल्लुक़ है। मैं लाहौर था, अब कराची आया हूँ। ठीक है। अब मैं कराची स्टेशन हूँ, तो वरना तो लाहौर। थोड़ा बच्चों के बारे में बताइए, कितने बच्चे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कितनी एजेस हैं? वो 2 बच्चे तो वो लेके उड़ गई, उनसे कोई ताल्लुक़ ही उन्होंने नहीं रखने दिया, आज तक फ़ोन नहीं करने दिया। बेटे बेटी? बेटे, दोनों बेटे हाफिज़ कुरान माशाल्लाह। कितनी एजेस हो गई होंगी? तो अब 18 साल 19 साल उनकी एज है, तो वो वहाँ चले गए। तो दैट इज़ अ लॉस्ट स्टोरी। अल्लाह करे वो कभी याद करें अपने बाप को, अगर उन्हें याद कराया जाए तो शायद। सही। तो बाकी 2 बेटे हैं, पहली वाइफ से भी 2 बेटे हैं। सही। एक बड़ा है, उसने ग्रेजुएशन किया था कनाडा से, वैनकूवर में, वहाँ पे। वैनकूवर तो बड़ा खूबसूरत शहर है। हाँ, फूलों का शहर है। वहाँ से आप यहाँ आ गए? फूलों का शहर नहीं, वो बेटे का शहर लगता है। अच्छा। तो इसलिए ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सही। आपके तो फूल वही है ना? हाँ, मेरा फूल वहाँ है। तो उसके आगे 2 फूल भी हैं, एक पोता और एक पोती है। अच्छा, माशाल्लाह। वो बहुत प्यारे। तो ये पोती जो है ना, सूद जो है, और बेटी की शक्ल में जाहिर है, वो तो बेटी नहीं थी। मनाहिल इज दैट डॉटर। कितनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह? वो माशाल्लाह 12-13 साल की है, और बेटा 18 साल का है। अच्छा। अभी वो ड्राइविंग का लाइसेंस लेता है। यानी पोता जो है हमजा, जिस पोता 18 साल का है। माशाल्लाह, बड़े अच्छे प्यारे बच्चे, बड़े हुए हुए बच्चे, और इतने ज़बरदस्त दादा। और एक बेटा जहांजीब है, वो लाहौर में होता है, मार्केटिंग वगैरह का काम करता है। वो अच्छा, सही 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 सही। इंडिया से कभी ऑफर हुई आप? हाँ, इंडिया में किया भी था, एक आध फिल्म में मैंने काम। अच्छा। रागुजर में किया था। जिमी शेरगिल उसका हीरो था। सही। तो मैं पहली बार जब सेट पे गया, तो जाहिर है जिमी शेरगिल वगैरह को तो मैं पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ। मैं बैठा हुआ था मेकअप रूम में ऐसे ही, तो जिमी शेरगिल आता था, गुजर जाता था, न सलाम न दुआ, ऐसे ही ज़रा खुश्क मिजाज का है वो। तो वो आता आता गुजर जाता। तो फिर पहला शॉट जब होने लगा ना, तो इत्तेफाक से वो जिमी शेरगिल के साथ ही था। अच्छा। मैं उसका बॉस बना हूँ और उसे नौकरी से निकालता हूँ कि बात ऐसी होती। तो फर्स्ट डायलॉग जब मैंने बोला, तो जब फर्स्ट डायलॉग बोल के कट हुआ, तो मैं ओके किया डायरेक्टर ने। तो मैं आके फिर वहीं मेकअप रूम में बैठ गया। तो बैठा तो इतनी देर में मैंने देखा जिमी शेरगिल आया, जो बिल्कुल आता था गुजर जाता था। सही। तो उसने आके ना तो मेरे सामने ऐसे खड़ा हो गया, कहने लगा आप कैसे बोल लेते हैं ऐसे। और मैंने वो खड़ा हो गया। मैंने कहा उस वक्त मोहब्बतें रिलीज़ हुई थी। अरे मैंने कहा भाई आप अमिताभ जैसे बंदे के साथ काम करते हैं, मेरी क्या औकात है, मैं तो वैसे जो क्या बात कर रहे हैं आप। नहीं, फिर पाँव पे ना झुक के बिल्कुल, नहीं आप तो महान हैं, आपके तो चरण छूने बनते हैं। अच्छा। ऐसे किया मैंने पकड़ के उसे। तो कहने का मतलब ये है कि एक्टिंग इज़ एक्टिंग, यहाँ हो वहाँ हो, हमें यहाँ वसाइल नहीं मिलते, इतना वो नहीं मिलता है। तो यही एक्टिंग होती है, जो यहाँ हो, स्टेज हो, टीवी हो, एक्टर इज़ एक्टर। जिंदगी क्या है? ज़िंदगी क्या है? अनासिर में ज़हूर तरतीब। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। शोहरत? शोहरत एक झूठ है, झूठी दुनिया की शोहरत क्या। दौलत? दौलत भी एक शराब है, आता है जिस मकसद के लिए आता है, अगर वो याद रहे तो वो अल्लाह के बंदों पर इंसान खर्च करे। रोते हैं कभी? ओ, रोना कभी आए नहीं, आंसू मैं कहता था होते कैसे हैं। अच्छा। तो मुझे एहसास ही नहीं होता था कि रोना भी कोई चीज़ है। इस कदर आराम की ज़िंदगी गुजरी कि आंसुओं से बिल्कुल नावाकियत रही। ड्रामे में भी ग्लिसरीन लगा के कभी कभी आंसू मुश्किल से निकालता हूँ। वो जो बीवी मेरी छोड़ के गई। अच्छा। तो जब उन्होंने बड़ा आपको लगता है दुख दिया है। वो आखिरी वक्त जब मुझे एहसास हुआ ना कि दुबई मिलने के लिए आई वो, तो मुझे एहसास हुआ कि ये कुछ गड़बड़ है। अच्छा। और ये छोड़ जाएगी लगता है। तो मैं रोने लग गया।
अच्छा। मुझे याद है मैं रो रहा था तो वो बैठी ना बड़े तकब्बुर से मुझे देख रही थी। अच्छा, ये बड़ी एक अजीब सी बात है, मैंने पढ़ा है कहीं बहुत सारी चीज़ों में, कहते हैं कि जी अगर बीवी की वफादारी देखना हो तो गुर्बत में, शौहर की गुर्बत में, आंसू, और ये सारी चीज़ें आप जो मुझे जो बयान कर रहे हैं उसमें सारी सब चीज़ें आपकी दूसरी शादी में मिलती हैं, मोहब्बत भी, आंसू भी, उनका छोड़कर जाना भी, तो गोया ये सारी चीज़ें उनमें जो मैं अर्ज मसबब कर रहा था ना कि जब वो तकब्बुर से मुझे देख रही थी और मैं रो रहा था, तो मैंने उसे देखा, उसके तकब्बुर को देखा, तो मैंने कहा तुम शायद बड़ी तकब्बुर से देख रही हो इसलिए कि तुम समझती हो कि तुम्हारे बिछड़ने से रो रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मुझे अपने वो 12-13 साल जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारे उसका दुख हो रहा है कि ऐसी गलत औरत के साथ मैंने गुजार दी। अच्छा, तो तुम्हारे जाने का दुख एहसास हुआ, चाहे नदामत का हुआ, लेकिन ज़िंदगी जैसी भी हो नाजरीन, जैसे कि लगारी साहब ने कहा कि मैं रो रहा हूँ, तुम हंस रहे हो, मैं मुस्कुराया तो क्या करोगे। सेगमेंट है हमारा अगला, खटपट। जनाब, कुछ ऐसी बातें जिनसे आपको गुस्सा आ जाता है, कहते हैं कि सेट के ऊपर या सेट के बाहर भी जो आपकी एक बहुत जिगरी जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो नहीं हो पाती, लोग आपको नहीं समझ पाते और आप बड़े अंडरस्टैंडिंग है लेकिन बनती नहीं है, निभती नहीं है, ये सच है? निपती एज एन आर्टिस्ट, हाँ, लड़ाई मतलब नॉट लड़ाई एग्जैक्टली, मगर कंफर्टेबल नहीं होता है, दोस्तियाँ नहीं जमी। नहीं, वो कंफर्टेबल आप एक्टिंग के हवाले से ज़ाहिर पूछ रही है ना, कंफर्टेबल हो जाना चाहिए। बच्चे हैं ना, उन्हें समझ नहीं होती, अच्छा, काम कर कर के एहसास होता है इस चीज़ का कि एक्टर जो है ना, वो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है। तो वो एक्टर आमतौर पे यहाँ पे जेलसी से एक दूसरे से ज़रा सा खिंच जाते हैं। लेकिन जेलस होना नहीं चाहिए, लड़की लड़की से जेलस हो रही होती है, वो उसको एहसास होना चाहिए कि जहाँ एक उज़्मा है ना तो वहाँ कोई शमीम नहीं हो सकती है ना, तो वो शमीम अपनी जगह है। अच्छा। अब जैसे आप बैठी हुई हैं ना, मैं पूरी कोशिश भी करूँ तो इस अंदाज में इस तरह तो नहीं बैठ सकता जैसे आप बैठे हो, है ना। तो जैसे मैं तो रंगीला कभी दिलीप कुमार नहीं बन सके, दिलीप कुमार कभी रंगीला भी नहीं बन सके। तो एक्टर के साथ कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। दे शुड ऑल बी। जेलसी उस वक्त भी होती थी? हाँ, होती है, ये हमारे यहाँ होती थी कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हुई, ये नहीं कि आपका स्कैंडल भी कोई बना? नहीं, हमारा स्कैंडल बन नहीं सका। अच्छा, हाँ बिल्कुल, मतलब आपने चाहा? नहीं, कोई ऐसा सच नहीं, स्कैंडल नहीं हुआ। कौन सा ऐसी कोई ऐसी फीमेल छुप के काम किए? अच्छा, कोई ऐसी फीमेल एक्ट्रेस थी जिससे आपका दिल चाहता हो कि यार ये मेरा फर्स्ट क्रश होना चाहिए था? नहीं, मेरा ख्याल है ज़हनी तौर पे मैं इतना मैच्योर हो गया था इस तरफ से। हाँ। एक तो मेरी 25 साल की उम्र में तो शादी हो गई थी। अच्छा। तो जब प्रोफेशनली हम आए ये 65-8 में, तो इस वक्त मेरी शादी हो गई थी एंड देन 70-60 में मैं चला गया था 68 में कनाडा। ठीक है, वहाँ 68 में आप कनाडा चले गए? हाँ जी, वहाँ उस पर तो ये बेटा पैदा हुआ था जो अब वहाँ पे अच्छा, अम्मी उसके पास है। सही सही सही। तो इसलिए ये शादी बराए इश्क बराए शादी कोई रहा नहीं। खटपट थोड़ी कर लें आप। हाँ करें, बिस्मिल्लाह। मैं तो ये जानना चाहती हूँ सियासत के हवाले से क्या कहेंगे, तब्दीली की जिस बात को हम कर रहे थे, आपने कहा सियासत में आप हैं और पीटीआई के जो शुरुआत के जो लोग थे, जो इब्तिदा के लोग थे, इब्तिदा के जो लोग थे उसमें आपने पार्ट प्ले किया, तो फिर क्यों छोड़ दिया, क्यों दूर चले गए? नहीं, मैंने पार्ट नहीं प्ले किया, आई वॉज पार्ट ऑफ इमरान। लाइक इमरान खान साहब जब शुरू कर रहे थे ये काम, तो मैंने कहा ना अस्पताल बना रहे थे तो उस वक्त, और उसके बाद इन्होंने पार्टी बनाई। तो उनके बच्चे जो मेरे थे, वो जहांगीर जो छोटा बेटा है बड़ी वाइफ से, वो उनसे बहुत ही एफिलिएटेड था। उनके दफ्तर में आना जाना, उनके लिए काम करना, तो वो आता जाता था, तो मैं भी चला जाता था। पहला इलेक्शन जब हुआ तो मुझे इमरान खान साहब ने कहा कि भाई तुम भी इलेक्शन लो, आप जिस सीट से चाहें इलेक्शन लड़ लें। तो मैंने कहा खान साहब हमारा काम कहाँ, अब उन्हें क्या बताया हम, तो अब आप आ गए, आप आ जाए सियासत में, क्यों नहीं आप? इलेक्शन में हम उधर जाएं तो रोटी कौन देगा? तो वो तो फालतू लोगों का काम है ना कि जिनके पास या तो बिल्कुल ही कोई काम ना हो, सही, तो या इतना हो कि घर चलता रहे। हम अगर उधर जाते, आपने घर चलने की बात की, आपको शिकायत है इस हवाले से कि लोग या गवर्नमेंट जो है वो आर्टिस्टों को उतना वो प्रोटोकॉल नहीं देती, वो एहसास नहीं दिलाती कि वो भी जो वो भी माशरे का हिस्सा है, उन्होंने जो काम किया
उनको उन्हें रॉयल्टी मिलनी चाहिए नहीं, वो देते या उनकी तो जो हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मुझे मिला, जैसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस टाइप की चीज़ें देते हैं, ठीक। लेकिन एज सच मॉनेटरी कोई ऐसा बेनिफिट नहीं देते कि ओल्ड एज बेनिफिट हो या कोई रेगुलर महाना कोई वजीफा नहीं होता। अब तब्दीली आई है तो इमरान ने माशाल्लाह तो किया है। इसके ऊपर कोई काम किया नहीं, फिर आप चाहते हैं कि कोई काम किया जाए? मेडिकल का उन्होंने कर दिया है, कुछ मेडिकल कवरेज की है आर्टिस्टों की, और ओल्ड एज बेनिफिट का भी बात कर। अभी एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए। लोग जिस तरह इमरान खान से तंग हैं और तरीके इंसाफ से कि ये काम नहीं, महंगाई कर दी है, ये कर दी है, तो वो लैक ऑफ नॉलेज है, पता नहीं है। देखिए ना, मैं आपका जो कुछ भी है, आपका घर है एक, आपका घर 10 करोड़ का है, मैं 10 करोड़ के घर के अगेंस्ट कर्जा लेके 8 करोड़, तो 2 करोड़ आपके घर के सामने सड़कें बना दूं और आपके टमाटर बाहर सस्ते कर दूं, आप कहेंगे यार लगारी बहुत अच्छा है, देखो मेरे घर आता है रेडी वाला, टमाटर भी सस्ते हो गए। जब मैं चला जाऊं तो आपको पता चले कि आपके घर आपका घर तो गिरवी रखा हुआ है, वो तो टमाटर में जो खरीद रही थी वो तो सूद, बड़ी अच्छी आपने तशरीह पेश की है ये पिछली हुकूमतों के हवाले से। लेकिन हम चले, अब ये सब कुछ सामने चीख मर गए भाई, अब मकरूज हो गए हैं, हमें अब रोजा रखना है, रमजान जैसे आता था। एक वो प्रैक्टिस इसीलिए थी कि कुछ मुश्किल वक्त गुजार लो, और इंशाल्लाह अगर कोई अल्लाह की तरफ से आफत ना आई तो आप देखेंगे कि 1 साल के बाद सब लोग कहेंगे इमरान जिंदाबाद, क्योंकि हालात बस्ती है। 60 साल की जो बदनीयतें जो हुई हुई हैं इस मुल्क पर, तो वो इतनी जल्दी तो नहीं ठीक हो जाएंगी, हमें आहिस्ता आहिस्ता ही है, बेचारे क्या करें। इसी नोट पे सर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने का, हमारे साथ बैठने का, बोल के मेहमान बनने का। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।